कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। 2013 में हिमालय को अब तक की अपनी सबसे बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के बहुत से इलाकों में ऐसी बाढ़ आई कि कई इलाके पूरी तरह से खत्म हो गए। उस समय मीडिया के पास दो स्रोतों से खबरें आ रही थीं। एक स्रोत था अपने परिवार के लोग या रिश्तेदार परिचित, और दूसरा स्रोत था खुद राज्य सरकार। लेकिन इन दोनों स्रोतों से जो समाचार आ रहे थे, उन दोनों में एक बहुत बड़ा फासला था। और इस फासले के सच को जानने के लिए तब निजी मीडिया के एक पत्रकार ने ठाना कि वो कैमरा को लेकर खुद उस सच की पड़ताल करेंगे। इस पत्रकार का नाम है हृदेश जोशी। एनडीटीवी के साथ जुड़े हृदेश जोशी ने अपने हाथ में कैमरा लेकर उस समय जो रिपोर्टिंग की, वो असल में एकदम एक्सक्लूसिव थी। सबसे पहले मीडिया के सामने वो तस्वीरें हृदेश के जरिए आईं। लेकिन हृदेश की यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई। अपने हाथों में कैमरा लेकर उन्होंने दूसरा काम किया, कलम के जरिए उस सारी अनुभव को आपस में बांधने का, और उसके जरिए लिखी ये किताब चुप क्यों हो केदार। हृदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। कब आपको ये लगा कि मामला सिर्फ कैमरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अब मैं इसे किताब की शक्ल दे दूं? देखिए, मैं और सिद्धार्थ जब पहुंचे थे, गुप्तकाशी हमारा बेस था और वहाँ से भी केदारनाथ काफ़ी दूर है। तो हम दिन भर काम करने के बाद रात को रहने के लिए, सोने के लिए गुप्तकाशी आते थे। और जैसे हम गुप्तकाशी आते थे, मुझे अभी भी कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे मोबाइल फ़ोन रेंज में आते थे और वो बजना शुरू हो जाते थे। तो लोग हमसे कहते थे कि आपका घर दिल्ली में कहाँ है और आपको कितने पैसे चाहिए, हम आपके घर पे अभी पहुंचा रहे हैं, हमारे बच्चे को बाहर निकालो, हमारे बेटी को बाहर निकालो, हमारी वाइफ को बाहर निकालो, हमारे पिता को बाहर निकालो, फादर को। तो बहुत अजीब सा लगता था। मैं और सिद्धार्थ जब इतना इमोशनली ड्रेन आउट उस वक्त होते थे, तो उसके बाद फिर ये फ़ोन कॉल अटेंड करना और लोगों को समझाना कि हमारे पास जो कुछ है, हम सिर्फ पायलट से कह सकते थे कि आपका लास्ट बात आपकी कहाँ हुई है, ये उनसे पूछ के। तो लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, इतने इमोशनली टर्मोइल से, इमोशनल जो था टर्मोइल, उससे गुजरने के बाद भी मुझे कभी भी हम दोनों को ध्यान नहीं आया कि बुक होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने पहले चैप्टर में लिखा है कि ये किताब क्यों लिखी गई। उसके बाद जब हम गुप्तकाशी के ठीक सामने ऊखीमठ है, जब मैं कुछ दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद ऊखीमठ गया, तो वहाँ एक घटना हुई जो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। उस घटना के बाद मुझे लगा वास्तव में उत्तराखंड की इस त्रासदी को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि आपदाएं जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स बन जाती हैं, उसको लोग भूल जाते हैं। क्योंकि मैं लगातार पिछले कुछ वक्त में छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को कवर करता रहा, तो वहाँ लोग, पत्रकार दिल्ली से तभी जाते हैं जब बड़ी संख्या में लोग मरते हैं माओइस्ट अटैक में या किसी मेल न्यूट्रिशन में। तो इसको लिखने की कोशिश करी, और उस वक्त ही हमने मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ हिस्ट्री, इसकी इवेंट को नहीं लिखूंगा, इकोलॉजिकल हिस्ट्री भी उत्तराखंड की लिखूंगा, जिसमें मैं काफ़ी वक्त से काम भी कर रहा हूँ। ये आपने ज़रूरी बात कही कि इवेंट बेस्ड
रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते थे आप एक डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाह रहे थे, और पिछले 10 सालों से आप लगातार प्राकृतिक संसाधनों पर काम कर रहे हैं। जल, जंगल, ज़मीन आपके सरोकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन किताब में आपने ये भी जिक्र किया है कि कई इलाकों में जब आप गए तो सबसे पहले जो दुख से भरे हुए लोग थे उनमें गुस्सा भी आपने देखा, और आपने सरकारों का भी गुस्सा एक तरह से देखा। तो एक पत्रकार के तौर पर खुद आपके क्या सबक रहे? मैं इससे कोई 3 हफ्ते पहले, इस घटना के 3 हफ्ते पहले मैं बस्तर की जीरम घाटी में था और वहाँ बहुत बड़ा अटैक हुआ था। तो उस वक्त मैं अपने सहयोगी सुधीर रंजन सेन से बात कर रहा था, जो हमारे एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, कि यार लगता है ये सबसे बड़ी घटना है इस साल की जो हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि 35 लोग करीब मारे गए थे माओइस्ट अटैक में। लेकिन अचानक मुझे उसके बाद लगा, उसके 3 हफ्ते बाद मैं केदारनाथ में था और मुझे लगा कि वो घटना जो है वो तो एक आपस का एक संघर्ष है माओवादियों के साथ, लेकिन ये घटना हमारी अपनी बनाई हुई है, अपने ही लोगों ने जो उत्तराखंड का भला चाहते हैं, उसमें टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक अजीब सा, क्योंकि पहले से मैं डैम्स को लेके और दूसरी चीज़ों पर काम कर रहा था, तो उस वक्त मुझे लगा, और सबसे बड़ा बदलाव तो उस वक्त आया जब हमने ये तय कर लिया था, मैंने और सिद्धार्थ ने, कि फाटा एयर बेस पे कि हम ये प्रेस नहीं करेंगे किसी भी पायलट को कि हमें वहाँ ले जाए, क्योंकि 2 लोगों का या 3 लोगों का इवैक्यूएशन कम होगा हमारे एक बार जाने में, और एक मिनट लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर अचानक हमें एक हेलीकॉप्टर दिखा जिसमें वो लोग केवल सामान डालने जा रहे थे। तो हमने उस पायलट से कहा, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उसके, कि सामान डालने के लिए जिन लोगों को आप ले जा रहे हो उनकी जगह हम चले जाते हैं, हम आपका सामान वहाँ गिराएंगे और साथ में हम रिपोर्ट देंगे। क्योंकि लगातार ऑफिस जब भी फ़ोन करो तो लोग कहते थे ऑफिस कह रहा है कि नहीं, सरकार कह रही है और उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि घटना बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ काबू में है, जबकि वहाँ कुछ भी काबू में नहीं था। तो उस वक्त हमने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे लोग बाद में कहें कि हमने वहाँ जाके लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाली, एक बार हम जाएंगे। और वर्तिका, जिस दिन हम लौट के आए शाम को, और हमने शानदार रिपोर्ट सिद्धार्थ और हमने वहाँ पर की थी, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे एविडेंस निकाल के लाए थे, उसके बाद परसेप्टिबल चेंज था रेस्क्यू में। हमने देखा कि MI-17 और दूसरे हेलीकॉप्टर्स जो है बहुत तेज़ी से अर्जेंसी दिखाई देने लगी, लोग आने लगे। तो तब उस दिन ये महसूस हुआ था कि हर बार लोगों को, मीडिया को क्यों कहना पड़ता है और हर बार सरकारें छुपाती क्यों है चीज़। बिल्कुल, आपने एक जगह और जिक्र किया है कि जैसे आपको एक लोकल स्थानीय पत्रकार ने ये कहा कि इस इलाके पर भी चलो, बहुत सारे लोग वहाँ गए नहीं, कोई पत्रकार वहाँ पहुँचा ही नहीं, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? क्या आपको लगता है उस तरह की पहल की इस देश को इस समय बहुत ज़रूरत है? भले ही दिखने में मीडिया बहुत फैल गया है, लेकिन असल में हर चप्पे चप्पे तक मीडिया नहीं पहुंच पाता या पहुंचना नहीं चाहता। नहीं, वो तो बात ठीक है, अगर पब्लिक ब्रॉडकास्टर ना हो, अगर दूरदर्शन ना हो, या जो लोग काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ना हो, तो बहुत सी घटनाएं तो कवर होती ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आईबॉल्स हैं उसके हिसाब से स्टोरीज़ को एसेस किया जाता है। तो जो गरीब लोग हैं उनको सफिशिएंटली लार्ज नंबर में मरना पड़ता है ये बताने के लिए। तो वो जिस आदमी का आप जिक्र कर रही हैं, उसने मुझसे कहा कि सर पिछले साल भी यहाँ हुआ था और हर साल यहाँ होता है, कोई कवर करने नहीं आता, आप चलेंगे मेरे साथ? चुन्नी मंगोली उस गाँव का नाम था। और उस वक्त एक औरत रो रही थी मेरे सामने, उसके परिवार, उसके बेटे की भी डेथ हो गई थी और उसके पोते की भी डेथ हो गई थी। तो तब मैं उसके साथ उस घटना को कवर करने के लिए गया था और मैंने देखा कि पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, पूरा गांव दबा हुआ था 1 साल पहले, और 28 लोग वहां पर एक जगह पे मर रहे थे। लेकिन दिल्ली से नॉट ए सिंगल कैमरामैन, नॉट ए सिंगल रिपोर्टर वेंट देयर वहां पर। उसके बाद खुद जहां का मैं रहने वाला हूं, उत्तराखंड के जिस हिस्से का, वहां एक स्कूल के ऊपर पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हुआ था और छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे मर गए थे। और हम सब यंग पेरेंट्स हैं, तो सोच सकते हैं कि वो कैसा मेरे लिए रहा होगा समझना। उसको भी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल था, बहुत अंडर प्ले हुआ था वो भी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि साउथ दिल्ली में या मुंबई, बांद्रा में जो लोग मरते हैं उनकी रिपोर्ट, उनकी खबर दिखाना वो है। तो ये एक ट्रेजिक एस्पेक्ट है, लेकिन इसके मार्केट के डायनामिक्स से जुड़ी हुई बात है। लेकिन मुझे लगता है कि करना जो चाहिए पत्रकार को यही कि वो कम से कम किसी भी जरिए से, क्योंकि आज कई प्लेटफॉर्म हो गए इन खबरों को आगे लाने की। कुछ एक तस्वीरें बहुत दिल दहलाने वाली हैं, जैसे एक जगह पर मंदिर के एकदम बाहर आपने उन शवों की तस्वीर आपने लगाई है। एक तस्वीर और है जिसमें आपने दिखाया कि कैसे एक जगह पर पूरा होटल था और आज वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, और एक जगह आपने बास्केटबॉल नेट लगाया है कि वो सिर्फ नेट अब दिख रहा है और वो पूरा का पूरा पूल वहाँ से गायब है। इन सब तस्वीरों को देखने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद, क्या राज्य सरकार की तरफ से आपको कोई प्रतिक्रिया मिली या आपको लगा कि शायद सरकार या सरकारों ने कोई सबक लिया? उस वक्त जब हमने बताया था, हमने बाहर आके रिपोर्ट किया था मैंने और सिद्धार्थ ने, तो शाम को मुझे बहुत करीबी लोग जो थे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, उन लोगों ने फ़ोन करके कहा था कि आप बहुत इमोशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की दिक्कत होती है। तो हमारा जवाब ये था कि दिक्कत हर किसी की होती है, लेकिन आप गलत बयानी नहीं कर सकते, और आपके स्पोक्स पर्सन जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत वो उस बात को लेकर है। उसके बाद जब मैं चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू करने के लिए गया, कोई
15 से 20 दिन बाद, तो वो काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदी मीडियम से कैसे बात करूं, अंग्रेज़ी में मैं इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मेरे को उनको याद दिलाना पड़ा कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जहां पर सारे लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये बात ज़रूर है, उस समय वो लोग काफ़ी नाराज़ थे। उनकी स्थिति हम समझ सकते हैं क्योंकि ओवरवेलमिंग डिज़ास्टर था, बहुत बड़ा मुश्किल थी। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि आप चीफ मिनिस्टर जब ये घटना हुई तो वो उत्तराखंड के केदारनाथ के इलाके में आने के बजाय या बद्रीनाथ के बजाय वो दिल्ली में आए थे और उन्होंने दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो वो बात बहुत खटकी थी हमें, क्योंकि आपको याद होगा जब 9/11 हुआ था तो वहाँ के जो मेयर थे तो उन्होंने कैंप कर दिया था वहाँ पर, और वो चाहे उनके सारे बड़े लोग, उनका जब तक मुश्किल रहेगी तो हमारे ओर से प्रधानमंत्री भी आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो एक हेलीकॉप्टर से ऊपर से आए थे और देख के चले गए थे। तो वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं लिखी हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने किताब के जरिए असल में कई सॉल्यूशंस की तरफ भी उस पर आपने बहुत गौर आपने दिया है। क्या अब आपको लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी को झेलने के बाद, जबकि उत्तराखंड अभी भी उससे उबरने का प्रयास कर रहा है, सरकार ने इस तरह का भी कोई सबक लिया है कि हमें अब अपने प्राकृतिक संसाधनों को जोड़ने के लिए और इस जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी मूवमेंट की ज़रूरत है और एक साथ मिलकर आगे जाने की ज़रूरत है, और शायद उसमें मीडिया का भी प्रभावी रोल हो सकता है? एक आपको उदाहरण बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। जो गंगोत्री वाली वैली है उसको पिछले जो पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश, उन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था, यानी वहां पर कोई काम नहीं हो सकता है। तो अक्रॉस द पार्टी इतना भाईचारा है लोगों में इस मामले में कि सारे के सारे नेताओं ने आके प्रधानमंत्री से शिकायत की थी कि ऐसा करने से बहुत मुश्किल होगी, रोजगार खत्म हो जाएगा। तो उत्तराखंड की किसी को चिंता है, या उत्तराखंड ही क्यों, हिमालयी राज्यों में कहीं भी सरकारों को चिंता है, उसके बारे में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो कोई इसकी परवाह नहीं करता है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि इसमें जो आफ्टरवर्ड लिखा है सुनीता नारायण ने, वो मैंने उनसे इसीलिए लिखने के लिए कहा क्योंकि मैंने कहा मैं कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हूँ, आप लिखिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि पत्रकार सिर्फ निगेटिविटी दिखाते हैं। तो हम चाहते थे कि हम उसको रास्ता भी बताएं। तो उन्होंने बताया है कि अगर उत्तराखंड में जो हम कह रहे हैं कि मत करो, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो है इसमें बहुत रिच है स्टेट बायोडाइवर्सिटी को लेके, और लोगों को मालूम नहीं है कि आज आप जाएं किसी भी बड़े बड़े फैब इंडिया जैसे स्टोर्स हैं, वहाँ कितने महंगे वो प्रोडक्ट बिकते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन लोग हैं जो उन्हें खरीद सकते हैं, और उत्तराखंड की इतनी कीमती चीज़ है उसको बचाना होगा। दूसरी बात ये समझना होगा कि पानी इतना बड़ा रिसोर्स है वर्तिका, अगर वो खत्म हो रहा है हिमालय में, और हिमालय को जिस तरह से ग्लेशियर्स को, अभी हमारी टीम वहाँ गई थी, जबरन पिघलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक कीड़ा जड़ी निकलती है जो सेक्सुअली पोटेंट होने के लिए दवा जिसकी तैयार की जाती है, तो वैसी दवाओं को बनाने के लिए हिमालय को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे ना किया जाए और क्या किया जाए जिससे वहाँ पर इकोनॉमिकली वायबल स्टेट बने, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है। तो वो जो सारे तरीके हैं, क्या क्या हो सकता है, द वे आउट, वो उसके आखिरी चैप्टर में हमने बताया। इसमें हृदय एक चीज़ मुझे ख्याल आ रही, पी साईनाथ ने जब अपनी किताब लिखी एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट, उन्होंने एक जगह एक इंसिडेंट का जिक्र किया है कि एक पर्टिकुलर साल में जब सूखा पड़ा तो उस सूखे को कवर करने के लिए गिनती के 7 पत्रकार गए, लेकिन उसी साल जब लखनऊ फैशन वीक था तो 312 पत्रकारों की टोली गई। क्या आज हम जिस पत्रकारिता के दौर में रह रहे हैं, जो ज़्यादा टीआरपी ओरिएंटेड अक्सर दिखाई देती है, उस दौर में क्या पत्रकारों की भी उस तरह की ट्रेनिंग की जानी ज़रूरी है, जब वो बार बार अपनी जड़ों की तरफ मुड़कर कहीं मानवीय सरोकार की खबरों को भी जगह देने का प्रयास करें, और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, मालिक भी ये जाने कि इस चीज़ को दिखाया जाना ज़रूरी है क्योंकि इससे जनता जुड़ी है। जी देखिए, उत्तराखंड में जो केदारनाथ की घटना हुई ये भी नहीं दिखाई जाती अगर वहाँ पर दिल्ली मुंबई के इतने लोग नहीं होते और बहुत महत्वपूर्ण लोगों के अपने लोग नहीं फंसे होते और उनका आइडेंटिफिकेशन कहाँ है, लोकेशन का पता नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने पी साईनाथ का जिक्र किया, लखनऊ फैशन वीक वाली उनकी बात यूट्यूब में काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो बात उन्होंने जो कही। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि देखिए, अगर इस बात को समझना है तो आप सेंट्रल इंडिया के मैप को उठाइए और टेलीविज़न के दफ्तरों में फ़ोन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, जो ये पूरा इलाका है, इसमें पूरा का पूरा खासतौर से टेलीविज़न की रिपोर्टिंग स्ट्रिंगराइज हो गई है। सारा का सारा इलाका स्ट्रिंगर्स के जरिए छोड़ दिया गया। वहाँ कोई सीरियस फुल टाइम रिपोर्टर नहीं है। मैं ये स्ट्रिंगर्स की उनको बिलिटिल नहीं कर रहा हूँ, वो सबसे सीरियस लोग हैं कि वो सबसे कठिन और खतरनाक इलाकों में आज जा रहे हैं, रेगुलर रिपोर्टर्स नहीं जा रहे, लेकिन कोई फुल टाइम स्टाफर नहीं है। ये सिर्फ अकस्मात नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स का एक मॉडल है जो ये चाहता है कि ये सारी इलाकों को मीडिया के जो स्कैनर है उससे बाहर रखा जाए, क्योंकि यहाँ ही पर सारे मिनरल्स हैं, यहीं पर सारी संपदा है और यहीं पर सारी लड़ाई चल रही है, और यही हिमालय के साथ भी हो रहा है। तो आप अगर देखना शुरू करेंगे तो ये कहानी इंडिया की नहीं है, ये इराक से शुरू होती है और इराक से लेके पूरा आप नॉर्थ ईस्ट तक अगर जाएंगी तो एक ऐसी बेल्ट है जो अंडर अटैक है, और यही बेल्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है।
रिसोर्सेज हैं, और उसी कहानी को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है कि जहां रिसोर्सेज हैं वो चीज़ अंडर अटैक है, और वहां ना तो मीडिया ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और उसको जिस तरह से पेश किया जाता है ऐसा लगता है जो लोग वहां पर रह रहे हैं शायद ये उन्हीं की गलती है जिसकी वजह से। इससे मुझे ये एक बात सवाल पूछने का मेरा बहुत मन है कि इस किताब का नाम तुम चुप क्यों हो केदार, ये शीर्षक आपने क्या सोचकर रखा और क्या इसके जरिए आप किन सवालों को खोजने का प्रयास कर रहे थे? ये चुप क्यों रहे केदार, हमने जब इस किताब के बारे में जब इसको लिखना शुरू किया तो मेरे पास कोई टाइटल नहीं था, लेकिन मैं इसको कवर करने के लिए, इसको लिखने के लिए 3-4 बार बाद में भी गया, क्योंकि ये बहुत हैवी ईयर था, बड़ा मुश्किल होती थी, लेकिन जब भी मौका मिलता था भाग जाता था और इन इलाकों में जाता था जहाँ ये घटना हुई है। तो मैं खुद एक बहुत ज़्यादा, मैं नास्तिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत भगवान पे भरोसा नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, तो मैं एक तरह से नास्तिक व्यक्ति हूँ। तो मेरे लिए था कि मैं वहाँ पहुँचा तो मैं अपने दोस्तों से कहता था, सिद्धार्थ की भी वैसी सोच है, हम कहते थे देखो भगवान भगवान लोग कहते हैं, अगर ईश्वर होता तो इतने लोगों को अपने सामने मरते कैसे देखता। लेकिन जैसे मैं ऊखीमठ और गुप्तकाशी में आया तो केदार उनके लिए ना केवल भगवान है बल्कि वो उनके लिए उनका लाइवलीहुड का एक जरिया है। तो हर कोई अपने गढ़वाली भाषा में यही कहता था कि कैसे केदार इतने लोगों को मरते हुए, केदार ने कैसे हमारे साथ ये होने दिया। तो इसको लिखते लिखते ही मेरे दिमाग में एक दिन ये लाइन आई थी कि तुम चुप क्यों रहे केदार। फिर मैंने जब बताया उन लोगों को जो मेरी मदद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टाइटल है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये टाइटल उल्टा है, क्योंकि केदार पहली बार बोला है। मुझे लगता है केदार चुप था से मतलब मेरा यह है कि अभी तक जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कुछ रिएक्ट नहीं हुआ था। आपने एक जगह कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि मीडिया का काम सिर्फ नेगेटिव कवरेज करना है, और यही वजह है कि कुछ रेजिस्टेंस आपको ऑफिशियल्स की तरफ से भी मिला। जब किताब हो गई और आपने सारे संकलन को सामने आप ले आए, उसके बाद आपने क्या बदलाव महसूस किए? नहीं, कुछ लोग होते हैं जो जिनकी दिक्कत होती है या जो नहीं वो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग थे, ये बहुत सारे लोगों की ही मेहनत थी जिसकी वजह से मैं इसे लिख पाया, और उनमें से पुलिस ऑफिसर्स थे, वहाँ पर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने मदद किया। लेकिन जब किताब एक बार आ गई तो सारे लोग खुश थे, बल्कि जो डीआईजी मार्तोलिया जिन्होंने काफ़ी मुझे मदद किया था इस बुक को लिखने में, उन्होंने कहा भी कि आप एक बार और लिखिए और ऐसी चीज़ें लिखिए जिसमें हम लोगों की दिक्कतें भी सामने आएँ। तो ऐसा नहीं था कि सारे लोग ही ये मेरे को हतोत्साहित कर रहे थे, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर था कि लोगों को लगता है कि इस तरह की चीज़ें बाहर आने से बदनामी होती है और वो नहीं होना। हृदेश, जब प्राकृतिक संसाधनों की बात होती है तो बांधों की तरफ भी ध्यान जाता है। तो इन बांधों की जो भूमिका रही है उसको लेकर और उसका इस त्रासदी के साथ किस तरह का संबंध रहा है वो आप देखिए। बांधों को की अगर आप अलग से बात करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजली अगर नहीं होगी तो तरक्की कैसे होगी, ये बड़ा आर्गुमेंट रहा है। और ये कहा जाता है कि हाइड्रो पावर बहुत क्लीन एनर्जी है, लेकिन अगर आप देखें जोशीमठ जो बद्रीनाथ जाने के रास्ते में है, वहाँ से लेकर देवप्रयाग जहाँ गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, वो लगभग 160-170 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और वहाँ पर कम से कम, मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूँ, 70 डैम्स प्रपोज्ड हैं जो बन रहे हैं अभी। तो आप बम्पर टू बम्पर डैम बना रहे हैं। यही आर्गुमेंट इस किताब में है कि आप पानी के लिए जो अविरल गंगा, निर्मल गंगा जयराम रमेश के वक्त में कहा गया था, सरकार की योजना थी, उसमें था कि आप रिवर को एक मिनिमम फ्लो देंगे, वो फ्लो नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है, बांध जितने अनसाइंटिफिक तरीके से बन रहे हैं और बांध की जो सड़कें भी वहाँ पर, वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हिस्से के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है और बहुत ख़तरनाक है बल्कि उसके लिए। और इन चीज़ों को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। उसके बाद कश्मीर जो है, वहाँ पर जो पिछले दिनों हुआ, वो भी ऐसा नहीं था कि अचानक ही हो गया। कश्मीर में बाढ़ आने वाली थी, लेकिन कश्मीर में अगर आप मैप को रखें और ओवरलैप करें पिछले 100 साल के मैप में कश्मीर के और अभी कुछ संस्थाओं ने निकाला, तो वहाँ बहुत इंक्रोचमेंट हुआ है। वहाँ वाटर बॉडीज़ को ख़त्म किया गया है पूरी तरीके से, उसकी सिंकिंग पावर ख़त्म हो गई। वैसे ही अगर हुदहुद आया है तो हमने रिसर्च किया और पता किया कि दुनिया के 75% तूफान जो हैं वो बंगाल में की खाड़ी में पैदा होते हैं। लेकिन माफ़ कीजिए, केवल 15% के आसपास, लेकिन 75% सबसे खतरनाक तूफान बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो उसके लिए तैयारियां नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं इसके ज़रिए ये कि पहले तो आप ये देखिए कि आप रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं कर सकते इस तरह से, पहाड़ को ख़त्म नहीं कर सकते, और जहाँ आपको लगता है इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, वहाँ के लिए एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि कैसे उस जगह को बचाया जाए। रोड मैप से मुझे ये भी ख्याल आता है कि आपकी जो किताब है 1802 से लेकर अब तक का हिमालय का पूरा इतिहास आपने समेटा है, और शायद ये अब तक का सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसमें हिमालय लिखा तो और लोगों ने भी है, पर ये बहुत सरल भाषा में आपने उस पूरे इतिहास को जोड़ने का प्रयास किया है। अब आप जब लौटते हैं दोबारा उत्तराखंड, जब अब जाते हैं इस किताब के बाद, अब गति कैसी है? क्या सरकारों ने उस सारे सबक को आगे लेते हुए आने वाले समय की त्रासदियों को रोकने की रोकथाम और प्रयास शुरू किए क्या? एक मेरा दोस्त है, उसने जो रेस्क्यू काम में लगा था, उनका जिक्र भी है, कैप्टन पुनीत बख्शी। उन्होंने बड़ी ज़ोरदार बात बताई। उन्होंने कहा हम लोग कमरे में बैठ के ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन करने में हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन काम नहीं करते। उन्होंने कहा बेल्जियम में एक बच्ची जो है एक आइसबर्ग के नीचे दब के मर गई थी।
तो उन लोगों ने ये नहीं किया, उसके बाद बातें नहीं की, उन्होंने एक डब्बा उठाया और उसमें पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और उस जगह पे जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल थी, वहाँ पर एक हमेशा 2 हेलीकॉप्टर स्टेशन रखे ताकि अगली बार से कोई घटना हुई तो उस आदमी को तुरंत यहाँ से निकाल के बाहर रखा जा सके। तो काम करने की जो रोड मैप है वो मुझे नहीं लगता अभी भी उत्तराखंड में है। इस साल लोग बहुत कंप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मुआवजे का पैसा है और वो ये साल कट जाएगा, लेकिन उनका पूरा का पूरा जीविका का साधन जो है वो निकल गया है। तो अगले साल जब हम दोबारा उत्तराखंड जाएंगे तो सरकारों के लिए बड़ा क्वेश्चन होगा कि उन्होंने असल में किया क्या। इस किताब के बाद अगला क्या सोच रहे हैं आप? उत्तराखंड को लेकर क्या कोई और परियोजना? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। केन फॉलेट मेरे सबसे प्रिय राइटर हैं जो अंग्रेजी में जो फिक्शन लिखते हैं, तो उनकी जो सबसे फेमस बुक है पिलर्स ऑफ अर्थ, उसमें उन्होंने शुरुआत में लिखा है नथिंग हैपेंस द वे यू प्लान इट। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं केदार पे बुक लिखूंगा। मैं तो माओइज्म पे लिखना चाहता था, सेंट्रल इंडिया पर। तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक आएगा ये मुझे उसका पता नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हृदेश। इसी तरह आप पूरी लगन और अपनी तन्मयता के साथ काम करते रहें और इस तरह की मानवीय सरोकारों की पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता जिसकी वाकई आज के समाज में बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि मीडिया का काम है अंधेरे को दिया दिखाना, और आपने दिया ही नहीं, एक बहुत बड़ी मशाल को आपने प्रज्वलित करके समाज के सामने रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किताबनामा के लिए। आज नमस्कार। श्री माधव हाड़ा आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम है। माधव जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे देखते हैं गद्य की दुनिया को? दरअसल गद्य की हमारे यहाँ लंबी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कविता ही साहित्य का पर्याय रही सदियों तक। लेकिन आधुनिक काल में आकर हमारे यहाँ गद्य की शुरुआत हुई। गद्य की यूँ परंपरा तो है प्राचीन काल में थोड़ी बहुत, लेकिन जिसको रचनात्मक गद्य कहते हैं उसकी परंपरा हमारे यहाँ आधुनिक काल में शुरू होती है। और हमारे समय और समाज में ख़ास तौर पर इन दिनों एकाएक गद्य का विस्फोट हुआ है। साहित्य की सभी गद्य विधाओं में इस समय रचनात्मक सक्रियता है। ऐसा माना जाता है कि गद्य जैसे जैसे हमारा स्वतंत्रता का अभ्यास और स्वतंत्रता हमारे स्वभाव में आने लगती है, वैसे वैसे हमको गद्य की ज़रूरत बढ़ती जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि अब स्वतंत्रता प्राप्त हुए हमको काफ़ी अरसा हो गया है और स्वतंत्रता का अभ्यास और संस्कार हमारा बढ़ा है, तो हमारे यहाँ गद्य का चलन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बल्कि इस समय गद्य में भी कथेतर गद्य का समय। अधिकांश जो कथाकार हैं वे भी धीरे धीरे कथेतर गद्य में अपना हाथ आजमा रहे हैं। जैसे जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, इस तरह की गद्य विधाएं एकाएक बहुत आ गई है साहित्य में। राजस्थान के कथा के और कथेतर दोनों गद्यकार बहुत रहे हैं। किताबों की दुनिया में इनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? दरअसल आपने राजस्थान नाम लिया तो मैं एक सारे हिंदी में गद्य की परंपरा प्राचीन काल से नहीं है, लेकिन राजस्थान में गद्य की परंपरा बहुत प्राचीन काल से। खास तौर पर हमारे यहाँ राजस्थानी में वात, ख्यात, बही गद्य की बहुत लंबी परंपरा है। आधुनिक काल में हमारे यहाँ दरअसल राजस्थानी में तो गद्य लिखा ही गया। खास तौर पर हिंदी में गद्य मतलब राजस्थान में हिंदी का बीजारोपण ही थोड़ा विलंब से हुआ, क्योंकि हिंदी सही मायने में राजस्थान की मातृभाषा नहीं थी। तो हमारे यहाँ उस तरह से गद्य में सक्रियता है। इस समय बहुत सारे कथाकार लिख रहे हैं निरंतर। और कथेतर गद्य में खासतौर पर सूचना क्रांति के बाद जैसे जैसे मीडिया विस्फोट हुआ है और गद्य का अखबारों का विकेंद्रीकरण हुआ बहुत तेज़ी से, तो उसके कारण गद्य का इस्तेमाल बढ़ा है राजस्थान में और गद्य विधाओं में खूब लिखा जा रहा है निरंतर। राजस्थानी साहित्य के गद्य इतिहास की आपने बात की, हम बात करने की कोशिश करें ख्यात साहित्य मनोतनेंसी से बात शुरू करें, उसके आगे पीछे चलें, आज हम उसको आज के संदर्भ में लें, किस तरह से हम पाएँ उसको? देखिए, साहित्यिक विधाएं अस्तित्व में एक सामाजिक ज़रूरत के तहत आती है। गद्य विधाओं का अस्तित्व भी हर समाज के अपने सामाजिक संबंध हैं, वर्ग संबंध हैं, द्वंद्व और तनाव हैं,
उनके तहत आप गद्य विधाएं अस्तित्व में आती हैं। आप जैसे यूरोपीय गद्य विधाएं बहुत सारी, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, लेकिन ये उनकी सामाजिक ज़रूरतों के तहत अस्तित्व में आई। हाँ, हमारी सामाजिक ज़रूरतें अलग प्रकार की है, इसलिए हमारे यहाँ जो गद्य विधाएं अस्तित्व में आई वे अलग प्रकार की गद्य विधाएं थी। जैसे हमारे यहाँ लंबे समय तक सामंती शासन रहा, तो सामंतों की ज़रूरतों के तहत ख्यात अस्तित्व में आई। इसी तरह बही, वो भी सामंतों की ज़रूरत के तहत अस्तित्व में आई। लेकिन ख़ास बात यह है कि किसी भी ज़रूरत के तहत हमारे यहाँ राजस्थान में ख़ास तौर पर गद्य का बहुत प्राचीन समय से, जैसे वात, वो हमारी सामाजिक ज़रूरत के, एक समाज अपनी ज़रूरत के तहत गद्य विधाएं पैदा करता है। हमने और ख़ास राजस्थान की जो गद्य विधाएं, वो बहुत ख़ास प्रकार की गद्य विधाएं, ये गद्य विधाएं भारत के दूसरे प्रांतों में नहीं मिलेगी। जैसे ख्यात वाली गद्य विधा असम और वहाँ वीर रस का साहित्य लिखा गया कुछ प्रांतों में, वहाँ अस्तित्व में है। माधव जी, आपने हमें संवाद का अवसर दिया, किताबनामा आपका आभारी है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।